मैं ममता चौहान फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करते हुए आशा करती हूँ कि सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। इससे पहले हमने समास पढ़ाए थे और समास में हम थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। इससे पहले हमने समास समझाए थे और समास में हमने 2 समास समझाए थे, बहुब्रीहि समझाया था और द्वंद्व समास समझाया था। तो आज 2 समास आज फिर से हम समझाने वाले हैं। पहला समास हमने बहुब्रीहि और द्वंद्व, यानी कि अब अगले और 2 समास आज आपको बताते हैं और इस तरह से बताएंगे कि बड़े अच्छे से समझ में आएंगे उदाहरण सहित, और आप शब्द को देखकर पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो आज हम द्विगु समास पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से। द्विगु समास कहते किसे? द्विगु समास की परिभाषा क्या है? द्विगु समास कहाँ होता है? और हम शब्द या उदाहरण को देखकर तुरंत बता सकते हैं कि समास द्विगु किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो द्विगु समास की बड़ी साधारण सी परिभाषा है, बहुत सरल परिभाषा है। और क्या परिभाषा है? जो पद हमें संख्याओं का ज्ञान कराता है, जो पद या जो शब्द संख्यावाची शब्द होते हैं वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे दोहराया। तो आज का समास है हमारा, समास नंबर है आज का 3। तो हमारा था द्विगु समास। आज का समास है हमारा द्विगु समास, यानी कि जो शब्द हमें संख्या का ज्ञान कराते हैं, अर्थात संख्या वाची शब्द होते हैं, वो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो परिभाषा लिख दें, जो शब्द हमें संख्याओं का बोध कराते हैं, वहाँ द्विगु समास बस इतना सा समझ लेना, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ये पता लग जाता है कि भाई यहाँ कितनी संख्या है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 2 राहा, यानी कि हमें यहाँ पता लग गया 2 राहा। राहा माने रास्ते और 2 माने 2, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। यानी कि हमें यहाँ पता लग गया, संख्या पता लग गई, हमें यहाँ गिनती पता लग गई, हमें काउंटिंग का पता लग रहा है कि भाई इधर से कितने। तो लिखेंगे कैसे? 2 रास्तों का समाहार, 2 रास्तों का समाहार। समाहार का मतलब जानते हैं? समूह बोलते हैं, समूह। 2 रास्तों का मतलब है समूह। ऐसी और भी उदाहरण है, जैसे पंचवटी। जैसे पंचवटी, पंच माने 5 और बट जो बट के वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे 5 बट के वृक्ष है। तो इसका लिखेंगे जैसे 5 बटों का समूह, बटों का समूह
समूह भी लिख सकते हैं और समाहार भी लिख सकते हैं, अर्थ दोनों के एक हैं। जैसे त्रिभुज, एक उदाहरण ये है त्रिभुज। तिर माने तीन और भुज माने भुजाएं, यानी कि तीन भुजाओं का समूह। ये उदाहरण है हमारा द्विगु समास का, तीन भुजाओं का समूह। ऐसी बहुत उदाहरण है, जैसे नवरत्न है कि नवरत्न नौ रत्नों का समूह। जैसे चौमासा, चौमासा शब्द जो आता है हाई स्कूल में बहुत आता है। चौमासा षट ऋतु, यानी कि षट माने 6, ऋतु माने ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह। ऐसे चौमासा बहुत आता है, 4 मासों का समूह। जहाँ हमें संख्याओं का पता लगता है वहाँ द्विगु समास होता है। ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ये समास। ज़्यादा इस समास में इतना टाइम लेने की भी आवश्यकता नहीं है कि दोहराया है, चौराया है, चौमासा है, नवरत्न है, चतुर्भुज है। इस तरह के जितने भी उदाहरण आएंगे वो सब द्विगु समास के आएंगे। और द्विगु समास में ध्यान रखना है कि बस संख्या बता रहा है वो सब। वे पूछ लेता है चौमासे में कौन सा समास है, या द्विगु समास का कौन सा उदाहरण, ऑप्शन दे दिए द्विगु समास में कौन सा उदाहरण है, इसमें पूछ लिया, या ना त्रिभुज में कौन सा समास है। इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि वे या तो द्विगु समास का उदाहरण कोई से भी शब्द दे देंगे इनमें से, या और जो मैंने बताए हैं उनमें से भी दे सकते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि द्विगु समास कहाँ पर है। तो ये द्विगु समास था और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला समास आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला समास जो है हम कर्मधारय समास समझाते हैं। तो कर्मधारय समास कहाँ होता है? कर्मधारय समास कहाँ होता है? जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की परिभाषा भी बहुत सरल है और देखते ही एकदम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, यानी कि उपमेय और उपमान। उपमेय कौन होता है और उपमान कौन होता है? तो हमारा फोर्थ जो हमारा समास है, समास नंबर 4, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहाँ होता है या कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। विशेषण क्या होता है? यानी कि विशेषता, और विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम। यानी समझ लो जैसे कि भाई विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। यानी कि एक पद इसमें
विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा। कैसे? कर्मधारय समास। अब जैसे ये समास समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ कि कैसे समझ में आना है। यानी कि विशेषता जहाँ बताई जा रही है तो वो विशेषण होगा, जिसकी विशेषता बताई गई वो विशेष्य होगा। विशेषता गुण जिसकी बताई गई, संज्ञा की बताई या सर्वनाम की, तो वो विशेष्य कहलाएगा। और जो उसके अंदर गुण बताया है वो विशेषण कहलाएगा। जैसे लड़की सुंदर है, लड़की सुंदर है। तो लड़की क्या है? लड़की संज्ञा है। लड़की क्या है? ये संज्ञा है। और सुंदर क्या है? सुंदर उसकी क्या है? विशेषता। सुंदरता जो है उसकी विशेषता है, उसका गुण है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? विशेषण। ये कहलाएगा विशेषण। और संज्ञा यानी कि विशेष्य, ये विशेष्य कहलाएगा। लड़की सुंदर है, लड़की इसमें संज्ञा है, और संज्ञा यानी कि विशेष्य। तो एक पद विशेष्य होगा और दूसरा पद विशेषण होगा कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास की परिभाषा भी बहुत सरल है। जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे ये तो मैंने अब बता दिया इस तरह से करके। लड़की सुंदर है, तो यानी कि विशेष्य ये है और विशेषण सुंदर है। उसका जो गुण है, उसकी जो विशेषता है वो सुंदर है। इसलिए अब जैसे एक हम और उदाहरण देते हैं। अब ये तो उदाहरण उसका नहीं था, लेकिन विशेष्य और विशेषण समझाना था। इस वाले अनुवाद से जो हमने एक वाक्य बना के समझाया है वो विशेषण और विशेष्य समझाना था कर्मधारय समास में। यानी कि जो पद, एक पद इसमें विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा। यानी कि एक जो पद होगा उसमें संज्ञा या सर्वनाम होगा, और जो दूसरा पद होगा उसका जो गुण होगा, उसकी जो विशेषता होगी वो विशेषण कहलाएगा। अब जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, अगर इसको अलग करते हैं, कृष्ण माने क्या है? काला है, और सर्प माने सांप, अर्थात काला सांप या जो सांप काला है। जो सर्प काला है या काला सर्प। सर्प इसमें क्या है? ये संज्ञा है। सर्प क्या आएगा? ये संज्ञा। और उसका जो ये कृष्ण माने होता है काला, यानी कि जो काला रंग है उसका ये क्या है? विशेषण, यानी कि उसकी विशेषता है। ये है उसकी विशेषता, काला रंग। यानी कि तो फिर क्या कहलाएगा? ये विशेषण कहलाएगा। ये कहलाएगा विशेषण। और संज्ञा क्या कहलाएगा? विशेष्य। ये विशेष्य कहलाएगा। यानी कि एक पद इसमें, ये तो हमारा विशेषण है और ये हमारा विशेष्य है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। ऐसे जैसे अगला और कोई उदाहरण, नील कमल। नील कमल, नील माने क्या होता है? नीला, अर्थात जो
कमल नीला है या नीला कमल, जो कमल नीला है। अब नील माने क्या है, नील क्या है, ये नील क्या है, विशेषता है। कमल क्या है, कमल क्या है, कमल ये जो है संज्ञा है, यानी कि विशेष्य है, ये विशेष्य है, ये विशेष्य है। और नील माने क्या है, उसकी विशेषता, नील माने नीला, नीला जो रंग है उसकी विशेषता है, उसका गुण है। तो जो नीला रंग है ये क्या कहलाएगा, विशेषण, यानी कि उसकी विशेषता है, ये विशेषता यानी कि क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विशेषण, ये कहलाएगा विशेषण, नीलकमल। तो ये उदाहरण, यानी कि अगर इसको अलग करके लिखा जाए तो नील प्लस कमल आएगा, ठीक है, नील प्लस कमल। तो एक पद ये है, एक पद ये है, यानी कि ये क्या है, हमारा विशेषण है, ये बताया अभी, ये क्या है हमारा विशेषण है, एक पद विशेषण है, और एक पद यानी कि जो संज्ञा, संज्ञा विशेष्य होती है, और विशेषण यानी कि उसकी विशेषता कि वो नीले रंग का। ऐसी और उदाहरण जैसे रक्त अश्व, अगर हम इसको अलग लिखते हैं, इसका विग्रह करके लिखते हैं, अलग कर दो, रक्त प्लस अश्व, ठीक है, अश्व लिख दिया। रक्त माने क्या होता है, लाल, अश्व माने क्या होता है, घोड़ा, मारकर नहीं चल रहा है। रक्त माने होता है लाल, और अश्व माने होता है घोड़ा। उस घोड़े की जो विशेषता है वो लाल रंग का है, इसलिए घोड़ा क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा मतलब विशेष्य, और ये क्या कहलाएगा, विशेषण, यानी कि विशेषता, ये विशेषता है उसकी लाल घोड़े की, तो विशेषता क्या कहलाएगा, विशेषण। और जब हम इसको लिखेंगे, अर्थात जो घोड़ा लाल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो घोड़ा लाल है, जो घोड़ा लाल है, तो उस घोड़े की जो विशेषता है वह लाल रंग का है। तो घोड़ा संज्ञा हो गया, लाल रंग उसकी विशेषता है, उसका गुण है, इसलिए वो विशेषण कहलाएगा। ऐसी बहुत उदाहरण है। नील गगन, नील गगन सेम ऐसे ही है, अब समझ में आ गया होगा। नील गगन अर्थात जो गगन नीला है, जो गगन नीला है, यानी कि इसमें नील क्या है, उसकी विशेषता है, विशेषता तो क्या कहलाएगा, विशेषण, और गगन क्या है, संज्ञा है, तो कहलाएगा विशेष्य। इस तरह के ये सारे जो उदाहरण थे कर्मधारय समास के थे, अच्छे से समझ में आए होंगे, आई होप अच्छे से आपको ये समास समझ में आए होंगे।
आगे 2 और समास बचे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया था व्हाट्सएप पे भी कि मैम संधि और समझाइए। तो अगला जो टॉपिक हम लेके आएंगे वो संधि का लेके आएंगे। 2 समास और बचे हैं, तत्पुरुष और अव्ययभाव, वो भी अच्छे से समझाएंगे और ये समास भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।